चलिए, आज का जो टॉपिक है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन। एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट। इसी चीज़ के बेसिस पे आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला था। अब देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, ये कैसे अराइज हुआ, हम जानेंगे इस बारे में। हम लोग ने चैप्टर की शुरुआत में पढ़े थे कि 1887 में, है ना, सर हेनरी हर्ट्ज़ ने एक्सीडेंटली एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ना। वो एक्सपेरिमेंट वो किस चीज़ के लिए परफॉर्म करते, इन ऑर्डर टू प्रूव कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं उनका नेचर वेव नेचर होता है ना। तो इस बात को वो प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे। तो एक्सीडेंटली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस उनके इलेक्ट्रोड्स पे पड़े और उसमें स्पार्क जनरेट हुआ। उस चीज़ पे उन्होंने कोई खासा फोकस किया नहीं। बाद में उनके जो स्टूडेंट्स थे हॉलवेक्स एंड लेनार्ड, है ना, इस बात पे उन्होंने फोकस किया और फिर उस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने काफ़ी हद तक के डिटेल में स्टडी किया, है ना। बहुत अच्छे से उन्होंने डिटेल में स्टडी किया और काफ़ी साल लगा दिए उसके पीछे। और फिर उसके बाद एक फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम के एक कॉन्सेप्ट ने जन्म लिया, है ना। उन्होंने बताया कि देखो कि यहाँ पर असल में क्या हुआ कि यहाँ पर लाइट इस तरह से इंसिडेंट हुई और जब उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के से ज़्यादा थी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए और उनकी फलाना काइनेटिक एनर्जी थी, उसमें क्या इंटेंसिटी के क्या असर रहेगा, फ्रीक्वेंसी का क्या असर रहेगा, पोटेंशियल का क्या असर रहेगा, ये सारे के सारी चीज़ें देखे थे। कुल मिला के कितने ग्राफ देखे थे अपन ने? 7 ग्राफ्स देखे थे हम लोग ने, ठीक है ना। अब ऐसा है कि जब हॉलवेक और लेनार्ड से पूछा गया, ओके भाई तुमने जो बताया बिल्कुल सही, ये हुआ कैसे, ये सारी चीज़ें हुई कैसे? तो पहले ये कोशिश की गई इस बात को समझने की। कई साइंटिस्ट लोग समझने की कोशिश कर रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जो हो रहा है प्रोसेस, ये कैसे हो रहा है। और इसको उन्होंने वेव नेचर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, उससे समझने की कोशिश की। जैसे कि आपको याद होगा जो लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक लिया था, क्या टॉपिक का टाइटल क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट, इसके थ्रू हमने समझने की कोशिश की है। हमने देखा कि देखो अगर हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो वो वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, यानी ज़्यादा एनर्जी बढ़ेगी। ज़्यादा एनर्जी रहेगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और वो बाहर निकलेंगे। तो होना ये चाहिए कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ना चाहिए, मगर ऐसा तो कुछ होता नहीं, है ना। और अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी थ्रेशोल्ड नाम का कोई कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए, मगर है। तुम बोल रहे कि नहीं होना चाहिए, मगर वो तो है, उसको कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसे कई सारे सवालात जब वेव नेचर से पूछे गए, वेव नेचर ऑफ लाइट के थ्रू हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे क्वेश्चंस कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, तो वहाँ पर हम लोग अटक गए। हम लोग उसका जवाब नहीं दे पा रहे थे, यानी हम लोग मतलब उस दौर के जो साइंटिस्ट हैं वो उसका जवाब ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजंस है, वो वेव थ्योरी की मदद से ऑब्टेन नहीं कर पा रहे, है ना। फिर बाद में मैक्स प्लांक करके एक आए साइंटिस्ट इन द ईयर अराउंड 1900। मैक्स प्लांक इन द ईयर 1900 अराउंड, उन्होंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को रिप्रेजेंट किया, है ना। प्लैंक, तुम खेलना बंद करो बेटा, बच्चे नहीं है क्लास में, बैठो, बी सीरियस। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी नाम की एक थ्योरी को उन्होंने रिप्रेजेंट किया। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये जुड़ी थी एनर्जी के क्वांटाइजेशन से। ये थ्योरी जो जुड़ी थी एनर्जी के क्वांटाइजेशन नाम के कॉन्सेप्ट से जुड़ी, ये थे एनर्जी क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ये वर्ड आपने पहले भी सुने जैसा लग रहा मुझे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसमें क्वांटाइजेशन में क्या कॉन्सेप्ट दिया था कि जब भी कोई चार्ज बॉडी पे ट्रांसफ़र होता है, इट विल ऑलवेज विल बी इन इंटीग्रल मल्टीपल्स, है ना, या नेचुरल नंबर्स बोलो 1 2 3 के फॉर्म में होगा। कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि इस पर 2.5 चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, है ना, 2.25 चार्ज, है ना, आधा चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉल ई, है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉल ई के फॉर्म में ही किसी बॉडी पर चार्ज ट्रांसफ़र होगा। ये क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी में हम लोग ने पढ़ा था।
ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट एक और आया था, मैक्स प्लांक ने 1900 में किया था, है ना। उन्होंने ये कहा, है ना, 1900 में क्या कहा उन्होंने ये कॉन्सेप्ट कहा कि भैया देखो जो हीट रेडिएशंस होते हैं, देखो इन्होंने जो प्लैंक्स क्वांटम है ना, उन्होंने थर्मल रेडिएशन की बात किए थे। एक बात बता दूं, ये जो एनर्जी क्वांटाइजेशन ये सब जो उन्होंने बात की थी वो किसके बारे में बात किए थे? थर्मल रेडिएशन। मतलब मान लो कि कोई हीट का सोर्स है, मान लो एक कोई फिलामेंट है जिसको आप गर्म कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेड हॉट हो गया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या कहना था कि यहाँ से जो हीट रेडिएशंस निकलेंगी कंटिन्यूअस वेव के फॉर्म में निकलेंगी, जो ऑसिलेट करती है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो ये कंटिन्यूअस वेव के फॉर्म में निकलती है बाहर, है ना। ये ऐसा किसका कहना था? आपके मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या सिर्फ आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की थ्योरी बोल सकते, है ना, या फिर साइंटिस्ट के नाम के साथ जोड़ना है तो उसको क्या बोलेंगे? मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना। चलो इतना नहीं आ रहा जी याद, तो क्लासिकल थ्योरी बोल दो, है ना, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स। तो क्लासिकल थ्योरी के अनुसार क्या कहा था उन्होंने कि जो हीट रेडिएशंस बाहर निकलते हैं, दे आर रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कंटिन्यूअस है, लगातार। ऐसा किसका कहना था? मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कहना था। मगर मैक्स प्लांक ने कहा अरे नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी, यहां पर जो भी एनर्जी बाहर निकलती है वो पैकेट्स के फॉर्म में निकलती है। ये जो भी एनर्जी बाहर निकलेगी यहां पे बेटा, वो पैकेट्स के फॉर्म में निकलेगी, और एक एक पैकेट का जो एनर्जी होता है, ये जो भी होगा एक एक पैकेट का एनर्जी, इट विल बी h, है ना। नू स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी, है ना, कि एक सेकंड में कितने बाहर निकल रही है, और H स्टैंड्स फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट। तो E इज इक्वल्स टू एच नू करके उन्होंने कहा था कि एक एक जो उसका एनर्जी रहेगा, एनर्जी पैकेट, एक एक पैकेट का जो एनर्जी रहेगा h नू। ओके, अगर मैं मान के चलूँ इतना देर हुआ, इतना देर हो चुका है और इसमें इतने एनर्जी के पैकेट्स निकल चुके हैं। ओके, कितने नंबर ऑफ एनर्जी पैकेट्स है? तो बोले n नंबर ऑफ एनर्जी पैकेट्स निकल चुके हैं। तो अब इतना टाइम हो चुका है कि n नंबर ऑफ एनर्जी पैकेट्स निकल चुके हैं, तो अब टोटल एनर्जी कितनी हुई होंगी? NH, है ना, n नंबर ऑफ पैकेट्स निकले, NH। तो ये जो पैकेट्स है ये हमेशा जो निकलेंगे एक इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में, एक तो एक पैकेट निकलेगा, 2 निकलेंगे, 3 निकलेंगे, 4 निकलेंगे, 5 निकलेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 10.5 पैकेट निकल गए बाहर, आधा पैकेट निकला बाहर एनर्जी का, है ना, 1.5 पैकेट निकला बाहर एनर्जी का, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं। तो ये देखो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी हुई ना, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी पैकेट। क्वांटाइजेशन मतलब कोई भी चीज़ इंटीग्रल मल्टीपल में रहेगी उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन, है ना। अब यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स जो है क्वांटाइज्ड लेवल पे, ऐसा है कि भाई किसी ने अपना हाथ पैर बाहर घर पे छोड़ के आया, बस मुंडी लेके आया, ऐसा है क्या? है ना भैया, पूरा इंटीग्रल पर्सन आया ना यहाँ पर। मैं कभी ये बोल सकता कि भाई कहाँ क्लास में कितने, तो बोले 45 स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद है। अरे बोले आधा कौन है भाई, है ना। तो बोले भाई क्या है, ऐसा कोई बोल सकता है कि नहीं? मैं हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल्स में बोलूँगा ना, है ना। 1 स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट, ऐसे ही बोलेंगे ना अपन। तो हमेशा अपन क्या बोलेंगे, ये क्वांटाइजेशन में बोलने का इस तरीका। तो मैं बस वही बात हो रही कि उन्होंने कहा कि एनर्जी जो निकलती है किसी भी आपके हीट, जो भी हीट का सोर्स होगा वहाँ से जो भी एनर्जी निकलेगी वो हमेशा क्वांटाइज्ड फॉर्म में निकलेगी, क्वांटाइज्ड लेवल में निकलेगी। आई बात समझिए आपको ये? अच्छा ठीक है, चलो मान लिया एनर्जी निकलेगी, और उसमें उन्होंने ये भी बताया कि भैया E इज इक्वल्स टू एच नू, उसमें एनर्जी का पैकेट रहेगा, और यहाँ पर H की जो वैल्यू आती है प्लैंक्स कांस्टेंट, है ना, ये जनरली H इज इक्वल्स टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स सेकेंड, हम लोग ये बोलते हैं। और इवन इनका डायमेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन, एनर्जी और ये फ्रीक्वेंसी से निकालो, एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन के बराबर आता है वो, m1L2T-1, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना भैया, इसका डायमेंशन बिल्कुल भूलना मत। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू उन्होंने निकाल के ऐसा बताया। मगर जैसे कि मैंने बताया, ये थ्योरी जो सीमित थी वो कौन से रेडिएशन के लिए थी? थर्मल रेडिएशन के लिए, हीट रेडिएशन के लिए सीमित थी। ओके, अब ऐसा है कि ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है हीट रेडिएशन के लिए अवेलेबल था, और सिर्फ हीट रेडिएशन को लेकर मैक्स प्लांक ने ये बात कही थी।
बाकी कोई दूसरी वेव को लेकर, किसी दूसरी रेडिएशन को लेकर उन्होंने बात नहीं की थी। इन द ईयर 1905 फिर सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसी थ्योरी का इस्तेमाल किया। तो इन द ईयर 1905 देखो, इस साल में ना 2 पेपर्स पब्लिश हुए थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 2 पेपर पब्लिश किए थे उन्होंने। एक था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लेकर, और एक था ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कंसेप्ट को समझाने को लेकर कि ऐसा क्यों है ना। तो जो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके लिए उनको कोई प्राइज़, मतलब कोई नोबेल प्राइज़ मिला नहीं। हालांकि वो भी बहुत एक आउटस्टैंडिंग अलग ही थ्योरी है, बहुत एक ज़बरदस्त थ्योरी है, नो डाउट। मगर जो 1905 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, वो मिला था उनको इस कंसेप्ट के लिए जो वो आज बताने जा रहे हैं। तो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग फिलहाल ऐसे ही मान के चलो कि अपन 1905 में जी रहे अभी फिलहाल, है ना। तो 1905 में सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का सहारा लिया, बट उन्होंने वही थ्योरी कॉपी करी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। उन्होंने कहा कि जैसा प्लैंक साहब ने कहा है कि एनर्जी क्वांटाइज्ड रहती है, और उन्होंने ये बात किसके लिए कहा था? थर्मल रेडिएशन के लिए, हीट रेडिएशंस के लिए कहा था उन्होंने ये सारी बातें। मगर उन्होंने कहा दिस इज ट्रू फॉर इवन फॉर द लाइट्स, ये चीज़ें ट्रू है इवन फॉर द लाइट। इवन द लाइट, द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, दिस ऑल्सो ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स विच आर क्वांटाइज्ड, एंड ईच एनर्जी ऑफ ईच पैकेट इज h। तो ये बात उन्होंने, विच आइंस्टाइन ने यही कहा था कि एनर्जी जो है छोटे छोटे पैकेट्स में ट्रैवल करती है, जिसकी वैल्यू जो होती है h नू के बराबर होती है। इस एक पैकेट को क्वांटम, या फिर आप उसको फोटॉन करके कहते हैं, है ना, क्वांटम या फिर क्या कहते हैं, फोटॉन, ठीक है। तो ये क्वांटम और या फिर प्लूरल में क्वांटास, प्लूरल में क्या कहा जाता है बेटा? क्वांटास, है ना। तो ये क्वांटम का प्लूरल क्वांटास, एक पैकेट को क्वांटम और एक पैकेट एक साथ देखेंगे तो क्या कहा जाएगा? क्वांटास। तो ये जो क्वांटास होते हैं ये एनर्जी लेके जाते हैं, और ये कंटिन्यूस नहीं होता है। कंटिन्यूस मतलब लगातार, है ना। अब जैसे नल में से अगर आप पानी में से पाइप बहता है तो लगातार बहता है, मगर बारिश लगातार होती है, लाइन ऐसी निकाली लगी थी कि बूंदों के फॉर्म में आती है ना। तो जो बारिश होती है वो डिस्क्रीट होती है, बूंदों में, छोटे छोटे पैकेट्स में, है ना। और नल में जो पानी बहता है वो कंटिन्यूस होता है। तो उन्होंने ये कहा कि जो लाइट रेडिएशन होती है, हीट लाइट की ही तरह जो लाइट होती है वो भी कंटिन्यूस नहीं आती, वो भी पैकेट्स के फॉर्म में आती है। एंड एनर्जी ऑफ ईच पैकेट इज h nu, वेयर h स्टैंड्स फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट, है ना। और उस एक पैकेट को नाम क्या उन्होंने दिया? क्वांटम या फोटॉन, प्लूरल में क्या कहा जाता है? क्वांटास। अब उन्होंने इसी चीज़ को लेकर उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि असल में हुआ क्या था, ऐसा क्यों हुआ था। पूरे जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जो आपके थे कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके लास्ट में लिखाया था ना मैंने, जो आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हॉलबर्ग एंड लेनार्ड ने जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी किए थे, उसके बेसिस पे जो नतीजा निकला था उसको अपन ने समराइज़ किए थे, छोटे से कुछ सेंटेंसेस में अपन ने पूरे नतीजे को समराइज़ किए थे। तो वो पूरे उन्होंने उस चीज़ को समझाने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि देखो, वो जो इलेक्ट्रोड्स थे, जिसमें क्या है आपके पास? इलेक्ट्रॉन है। होता क्या है कि इन इलेक्ट्रोड्स में, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, जैसे ही आप यहाँ पर लाइट को इंसिडेंट करते हैं, है ना, ये लाइट अपने साथ क्या लेकर आता है? फोटॉन्स। ये लाइट अपने साथ क्या लेकर आता है? फोटॉन। और ये फोटॉन टकराते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और इनमें एक इलास्टिक कोलिजन होता है ना। ये फोटॉन उसके साथ टकराएंगे और इनमें क्या होगा? इलास्टिक कोलिजन। ये क्या करते हैं? दौड़ करके उसको निकाल देते हैं, है ना। इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जब वर्क एनर्जी एंड पावर आपने पढ़े थे तो उसमें कोलिजन नाम का एक चैप्टर पढ़े थे कि एक ऑब्जेक्ट कभी रेस्ट पर होता है, कभी मोशन में होता है, इधर से आता है, दूसरा टकराता है, वो अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफ़र कर देता है। तो ऐसे ही कुछ खेल यहाँ हो रहा है। फोटोन आ रहे हैं, टकरा रहे हैं और अपनी एनर्जी को क्या कर रहे से? ट्रांसफ़र करें। अच्छा एक बात बताओ, तुम फुटबॉल खेलते, क्रिकेट खेलते,
जैसे फुटबॉल, अगर कोई फुटबॉल यहाँ बॉल कहीं यहाँ रखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, है ना, और आप उसको किक कर रहे हैं यहाँ पे उससे, तो आप क्या करते हैं, अपने पैर की जो एनर्जी है उस बॉल में ट्रांसफ़र करते हैं। या फिर बैटिंग करते वक्त भी आप क्या करते हैं, अगर क्रिकेट का कोई बॉल सामने आ रहा है तो बैट के थ्रू आप क्या करते हैं, एनर्जी जो है वो बॉल में ट्रांसफ़र करते हैं, वो कोलिजन के थ्रू। तो वैसा ही है ना, या फिर जैसा आप कंचे खेलते हैं, वो बेहतरीन एग्जाम्पल, वो सर्कल बनाते हैं, वो होता है कि वो सेंटर वाली गोटी को निकालने का है, तो बराबर उसको आप हिट करते हैं, ऐसा है ना। तो जो भी है, अगर होता है ऐसा चैलेंज कि भाई हाँ वो वाली गोटी को निकालना है बाहर, तो भाई आप उसको ऐसा हिट करते बराबर वही उस पर बैठना चाहिए आपका। अगर वो वहीं पे बैठ गया तो पूरा लूट लो, अपना आ गया। खेले होंगे ना तुम लोग ने, है ना, बस को नहीं मालूम ये चीज़ है। तो भाई उसमें क्या होता है कि क्या होता है, आपको देखो उसमें जनरली एक ऐसा कुछ सर्कल बनाया जाता है, उसमें गोटी डालते हैं और फिर क्या करते, कंचे से उसको एक टारगेट देते हैं सामने वाले को, ये वाले इसको मार, और उसने एग्जैक्ट उसको मार, दूसरी को धक्का नहीं लगना। हाँ, अगर ऐसा हुआ तो हाँ, तो वो तो अलग बात है। तो अगर उसने हिट कर दिया इसको और ये बाहर निकल गई और उसकी जो गोटी किसी और को धक्का नहीं लगा तो ये पूरा उसका हो जाता। और अगर नहीं हो पाया, उससे धक्का लग गया, तो फिर गोटी को वहीं छोड़ना पड़ता उसको। हाँ, वो ठीक है, रूल्स अलग अलग रहते हैं अपने अपने वहाँ पे। तो उस तरह का गेम है। तो भैया वैसा ही होता क्या, उसमें ये आता है, उससे टकराता है, एग्जैक्ट वही फिनोमिना हो रहा है, वही फिनोमिना। ये गोटी आई इधर से, कंचा इससे टकराई, इसने एनर्जी ट्रांसफ़र करी इसको और ये बाहर निकल गया, है ना। तो वही सीन यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर ये आया, है ना, ये फोटोन आया अपनी एनर्जी लेकर, और वो एनर्जी किसको दिया उसने, इलेक्ट्रॉन को। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ने, इधर ध्यान दो बेटा, इलेक्ट्रॉन ने जो इसको एनर्जी दिया, फोटोन के पास कितनी एनर्जी थी, h²। वो फोटोन ने एनर्जी किसको दिया, इलेक्ट्रॉन को दिया। तो अब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी का दो तरह से इस्तेमाल किया, है ना, क्योंकि देखो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन ऐसा हल्का फुल्का नहीं कि फूंक मारेंगे निकल जाएगा, है ना, अच्छे से कस के ऐसा अंदर बैठा हुआ है। ये जिस भी एटम का इलेक्ट्रॉन होगा, वो एटम नहीं चाहता है कि इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ के जाए, तो उसने एक पॉजिटिव, मतलब एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मदद से उसको बाउंड करके रखा है। मगर आप जब उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन के पास आ गई एनर्जी, तो सबसे पहले वो क्या करता है, अपने आप को छुड़ाता है। फिर छुड़ाने के बाद क्या करता है, भागता है वहां से, है कि नहीं। तो सबसे पहले वो क्या करता है, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। फिर रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड टू प्रोवाइड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर तुमने मूवीज देखे होंगे बॉलीवुड की, है ना, हीरोइन का बाप हीरोइन को पकड़ लेता और हीरो को गुंडे लोग मारते रहते, है ना। अब वो जो हीरोइन है ना, पापा नहीं, डैडी नहीं, अब्बू नहीं, पिताजी नहीं, जो भी बोलती होगी, है ना, वो अब ऐसे नहीं नहीं नहीं, फिर वो क्या करती, ऐसे झटके से छुड़ा दिया एनर्जी लगा के। दिस वॉज वर्क फंक्शन। अबे ध्यान दो रे, है ना, दिस वॉज वर्क फंक्शन। उसने एनर्जी लगाई अपना हाथ छुड़ाने के लिए, ये क्या था, वर्क फंक्शन। अब वो हीरो को बचाने के लिए जाती, भागती हुई नहीं बोल के भागते हुए जाएगी, है ना, स्लो मोशन में। तो दिस वॉज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, समझा ना। तो भैया देखो यही है, जो एनर्जी मिली उसका दो तरह से इस्तेमाल किया गया। पहले तो खुद को छुड़ाने के लिए, और जो एनर्जी खुद को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है ना, उसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। और एक बार छूट गया, है ना, उसने बोल दिया जा जी ले अपनी जिंदगी, है ना, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। कोई सिमरन तो नहीं है ना यहाँ पे। तो भैया अब बची हुई एनर्जी से वो काय का इस्तेमाल होती है, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के। तो तेजी से तुम लोग का है नाम आश्रय, तो इतना तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए इस्तेमाल होता है। आया समझ में आपको। तो भैया ये जो इक्वेशन आपके सामने है मौजूद, अबे इधर ध्यान दो नालायको, ये जो इक्वेशन तुम्हारे सामने मौजूद है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन मौजूद है जिसको कहा जाता है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये इसका एक फॉर्म है, अभी 2-3 फॉर्म आएंगे और आएंगे तुम्हारे सामने।
ध्यान दो इसका अच्छे से, है ना। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये है एनर्जी ऑफ फोटोन, ये है वर्क फंक्शन और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब ऐसा है, जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को मैं यहां पर h nu माइनस फाई जीरो लिख सकता हूं, जहां पर फाई जीरो स्टैंड्स फॉर अगेन वर्क फंक्शन। ये एक और तरीके से, ज़्यादातर इस तरीके से इक्वेशन लिखी जाती है। अब ऐसा है कि अगर मैं इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे इंसिडेंट करता हूं, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे इंसिडेंट करता हूं, तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन है वो ज़ीरो हो जाती है। वो याद आया आपको, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का कर्व, है ना, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में पढ़े थे अपन ने। अगर आपने नोटिस किया होगा उस कर्व को, एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी आपकी? ज़ीरो थी ना। तो एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी क्या है? ज़ीरो है। तो भैया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ज़ीरो है। तो अगर ऐसी बात है, तो अगर इस इक्वेशन में मैंने यहाँ पर ज़ीरो डाला, है ना, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो डाला, तो मैं नू के जगह नू ज़ीरो लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर ज़ीरो इज इक्वल्स टू एच न्यू ज़ीरो माइनस फाई ज़ीरो, एच न्यू ज़ीरो माइनस फाई ज़ीरो। तो यहाँ पर देयरफॉर फाई ज़ीरो इज इक्वल्स टू एच न्यू ज़ीरो, फाई ज़ीरो इज इक्वल्स टू एच न्यू ज़ीरो। अब ये वाली बात यहाँ लिख डालो, तो मैं यहाँ लिखूँगा, देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एच न्यू माइनस एच न्यू ज़ीरो, है ना, जहाँ पर न्यू स्टैंड्स फॉर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, कि अभी फिलहाल कौन सी फ्रीक्वेंसी उसमें इंसिडेंट है, और न्यू ज़ीरो स्टैंड्स फॉर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब एच कॉमन निकालो, देखो के ई मैक्स इज इक्वल्स टू एच ऑफ न्यू माइनस न्यू ज़ीरो। तो ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन आती है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की, ये उसका दूसरा फॉर्म आता है। ये एक फॉर्म था, ये उसका दूसरा फॉर्म आया। आई बात समझ में? अब आपको याद होगा हम लोग ने वेव चैप्टर पढ़ा है, उसमें हमने रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी के बीच का रिलेशन अपन ने डिटरमाइन किया था, v इज इक्वल्स टू एन लैम्बडा। तो मैं यहाँ जानता हूँ, यहाँ तो फ्रीक्वेंसी को नू से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंस v इज इक्वल्स टू नू लैम्बडा, है ना, और नू इज इक्वल्स टू v बाय लैम्बडा और c बाय लैम्बडा। c बाय लैम्बडा क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पर लाइट की बात चल रही है ना, है ना, फ्रीक्वेंसी किसकी है? क्या हो गया? हाँ, अब यहाँ भी फ्रीक्वेंसी किसकी है? ये सब किसकी बारे में बात चल रही है? फोटॉन्स की, लाइट की। तो लाइट की स्पीड क्या होती है? c से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। तो मैं v की जगह क्या इस्तेमाल कर रहा है? c। तो मैं यहाँ लिख सकता नू इक्वल्स टू c बाय लैम्बडा। तो ये वैल्यू वहाँ पर मैं डालूंगा, देयरफॉर के ई मैक्स इज इक्वल्स टू एच c बाय लैम्बडा माइनस c बाय लैम्बडा ज़ीरो। c को कॉमन निकालो, एच सी 1 अपॉन लैम्बडा माइनस 1 अपॉन लैम्बडा ज़ीरो। तो ये तुम्हारे पास आ गई एक और इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आई बात समझ में? तो ये एक और फॉर्म आ गया हमारा आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का। आया समझ में? ठीक है, तो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये लिखिए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह ने आइंस्टाइन ने वो तकरीबन सारे कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करके बताया कि जो फिनोमेना हुआ था, कि हमने ऐसा हुआ था, होते हुए देखे थे, तो वो सब क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, वो सारी चीज़ें वो बताएंगे। तो फिलहाल ये नोट डाउन कर लो पहले। अब हमारा अगला टॉपिक इस पे है, एक्सप्लेनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की मदद से हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, हम वो देखेंगे। सबसे पहला ही सवाल, सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ऐसा क्यों होता है
कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद ही होता है। बियॉन्ड या बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर मैं इंटेंसिटी को कितनी भी ज़्यादा कर दूं, है ना, इंटेंसिटी को कितनी भी ज़्यादा कर दूं, अगर आपका इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो कुछ भी हो जाए फोटो इलेक्ट्रॉन्स आज़ाद नहीं होते। तो अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो आइंस्टाइन साहब ने अपनी इक्वेशन की मदद से मैथमेटिकली इसे प्रूव करके दिखाया। बोले कैसे? अगर आपको याद हो, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ लिखा हुआ था, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है h न्यू माइनस न्यू ज़ीरो, है ना। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन आप इस इक्वेशन से दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब ऐसा है कि अगर सपोज करो इफ नू इज लेस देन नू ज़ीरो, अगर मान लो नू जो है लेस देन नू ज़ीरो है, तुमको नहीं लगता कि जो नू माइनस नू ज़ीरो की जो वैल्यू रहेगी, वो जो भी वैल्यू रहेगी वो निगेटिव में आएगी, है ना। क्योंकि भैया तुम्हारा पहला नंबर छोटा है, बाद वाला नंबर बड़ा है। सादा सादा सिंपल सब्ट्रैक्शन का रूल है, छोटे में से बड़े को माइनस करोगे, आंसर क्या में आएगा? नेगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा। तो नू माइनस टू ज़ीरो की वैल्यू जो होगी नेगेटिव में आएगी। देयरफॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा? जो भी रहेगा वो निगेटिव में। अगर किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी, पहली बात तो काइनेटिक एनर्जी निगेटिव में होती नहीं है, बट इन केस अगर आप लिख भी दे रहे, वैल्यू आ भी रही है, इसका मतलब ये है कि भैया उसके पास इनफ एनर्जी है ही नहीं, उसको और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है थोड़ा सा एक्साइट होने के लिए, है ना। तो भैया निगेटिव में आने का मतलब उसमें उतनी ताकत है ही नहीं कि वो अपने आप को बाहर निकाल के जा सके, वो आगे जा सके, मूव कर सके, मोशन कर सके, सिंपली उसमें उतनी एनर्जी है ही नहीं। तो भाई इसी वजह से आपका इलेक्ट्रॉन आज़ाद नहीं हो पाता। अच्छा ठीक है, इफ़ नू इज़ इक्वल्स टू नू ज़ीरो, इसका मतलब क्या? नू माइनस नू ज़ीरो की वैल्यू क्या आएगी? ज़ीरो। इसका मतलब क्या कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? ज़ीरो, है कि नहीं। अब हुआ ये मामला कि आपका अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है तो आपका इलेक्ट्रॉन आज़ाद तो हो जाएगा, सिमरन हाथ तो छोड़ा लेगी, मगर वहाँ हीरो के पास नहीं जा पाएगी, बेहोश होकर वहीं गिर जाएगी, है ना। तो भैया सीन क्या हुआ यहाँ पर? तुम्हारा भैया क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन आज़ाद तो हो गया, मगर उसमें इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो एनोड के पास तक जा सके। आई बात समझ में? तो भैया इसी वजह से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है। और तीसरी बात, इफ नू इज ग्रेटर देन नू ज़ीरो, इसका मतलब क्या होगा? नू माइनस नू ज़ीरो इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। अगर नू इज ग्रेटर देन नू ज़ीरो यानी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो नू माइनस ज़ीरो की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब देयरफॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो भी रहेगा वो भी पॉजिटिव ही रहेगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी क्या रहेगा बेटा? पॉजिटिव ही रहेगा। आई बात समझ में आपको ये चीज़, है ना। तो इससे ये साबित होता है, मैथमेटिकली प्रूव होता है कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज पॉसिबल ओनली व्हेन इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आई बात समझ में? तो ये जो पहला सवाल था उसका तुमको जवाब मिल गया, है ना। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा क्यों है कि इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि साफ देख के पता चल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ किस पे? फ्रीक्वेंसी पे। इंटेंसिटी बढ़ाने से सिर्फ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स या फोटॉन्स एमिटेड फ्रॉम द सोर्स वो बढ़ते हैं। मतलब जैसे मान लो ये तुम्हारे पास कैथोड था, ये क्या था? कैथोड, जिसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन्स अंदर एम्बेडेड है, और यहाँ पर एक लाइट का सोर्स है, कोई भी एक लाइट का यहाँ पर हम कह सकते हैं इस तरह से एक सोर्स है जिसमें कुछ होगा टंगस्टन फिलामेंट एंड समवॉट लाइक दैट।
लाइट का सोर्स है। तुमने देखा कि ठीक है भैया, ये एनर्जी पैकेट्स इस तरह से यहाँ पे इस पे इंसिडेंट है, ये एनर्जी पैकेट्स की बारिश इस पे हो रही है। जब आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो सिर्फ ये होता है कि अब और भी ज़्यादा एनर्जी पैकेट्स यहाँ से निकलेंगे, और भी ज़्यादा एनर्जी पैकेट्स यहाँ से निकलेंगे। लाइट की जब तुम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं इसका मतलब और भी ज़्यादा फोटॉन्स यानी और भी ज़्यादा एनर्जी पैकेट्स। अब और भी ज़्यादा एनर्जी पैकेट्स अगर यहाँ से निकलेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, है ना, और वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे। तो जिसके रिज़ल्ट में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आज़ाद होकर बाहर निकल के भागेंगे यहाँ पर से। तो इससे साबित ये होता है कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो, इट विल रिजल्ट ओनली इन द इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी पैकेट, या फिर कहेंगे हम लोग फोटॉन्स। तो इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन नंबर ऑफ फोटॉन्स, एंड दैट विल रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन विच विल कॉन्ट्रीब्यूट टू मोर एंड मोर करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो इसीलिए देखा ये गया था कि जब आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ा रहे थे तो भैया यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पे कोई असर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो तो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पर। हाँ, मगर आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चुका है। आई बात समझ में? तो ये दूसरा जो उनका मेजर सवाल पूछा, 2-3 मेन सवाल थे ना, एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस को भी लेकर था। तो जैसा उन्होंने आगे इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए कहा कि देखो ये जो कोलिजन होता है जिस पर ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होती है, ये कोई आपका एक टाइम डिलेइंग प्रोसेस है ही नहीं। ऐसा होता क्या, तुम फुटबॉल को किक मारते, फुटबॉल थोड़ा 1-2 मिनट के लिए रुक जाता, पहले पूरी एनर्जी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लो बोले पैर में की, फिर आगे निकलेगा, ऐसा होता क्या? नहीं। कोलिजन तो कैसा होता है, एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। ये जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होती है वो एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। तो भाई हम लोग जानते हैं कि ये जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होती है इलास्टिक कोलिजन, ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इसी कारण से कि भैया ये जो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है यहाँ से, वो एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, वो एक टाइम डिलेइंग प्रोसेस नहीं है। जबकि हालांकि भाई इनके वेव वालों को मान के चले तो क्या बोल रहे थे वो, इसको तो 1 घंटों लगेंगे इलेक्ट्रॉन्स को बाद, तुम बहुत देर तक लाइट इंसिडेंट करो घंटों तक, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन आज़ाद होंगे ऐसा। मगर भैया हॉलबैक एंड लेनार्ड ने ऑब्जर्व किए कि जैसी लाइट मारे वैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, वैसे ही तुम्हारा करंट क्या होता है, डिफ्लेक्शन बता रहा है, माइक्रो एमीटर। आई बात समझ में? ठीक है। हाँ बेटा कुछ बोल रहे आप? हाँ, फिर इसके साथ ही साथ उन्होंने एक इक्वेशन भी दी, जैसा हम लोग जानते हैं, सिंस के ई मैक्स इज इक्वल्स टू ई इंटू वी एस। आप सभी लोग जानते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, जहाँ पर वी एस यह है क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक बात बता दो, एनसीईआरटी में आई थिंक शायद से स्टेट बोर्ड में भी स्टॉपिंग पोटेंशियल को V0 से दिया हुआ है, V0 से VO, है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने VS लिख डाला उसको। तो के ई मैक्स इज इक्वल्स टू VS है, तो मैं ये फॉर्मूले को ऐसा लिख सकता हूँ, देखो E इंटू वी एस इज इक्वल्स टू H नू माइनस H नू 0, E इंटू वी एस इज इक्वल्स टू H नू माइनस H नू 0, या चलो H कॉमन निकाल लो तो नू माइनस नू 0, दैट इज अगर मैं E से डिवाइड करूं तो वी एस इज इक्वल्स टू H अपॉन E नू माइनस नू 0, H अपॉन E नू माइनस नू 0, ठीक है। और अगर सपोज करो मैंने क्या किया, H अपॉन E को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो देयरफॉर वी एस इज इक्वल्स टू H अपॉन E इंटू नू माइनस H अपॉन E इंटू नू 0। अब H नू 0 क्या होता है बेटा, वर्क फंक्शन, तो H नू इंटू E माइनस वर्क फंक्शन अपॉन E, वर्क फंक्शन अपॉन E। इधर ध्यान दो बेटा। और फिर अगर मैं यहाँ ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच का ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूं, इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, 8वां ग्राफ तुम्हारे सामने आ रहा है, फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच का ग्राफ बनाऊं, कोई बता सकता है मुझे कैसा बनेगा ये ग्राफ? अच्छा बनेगा सर? हाँ बोलिए, एक मिनट, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ अगर मुझे बनाना है, स्ट्रेट लाइन तो बनेगा, और नीचे से नेगेटिव इंटरसेप्ट,
क्योंकि y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी, है ना, इंटरसेप्ट माइनस सी मतलब निगेटिव इंटरसेप्ट है, स्लोप पॉजिटिव है, मतलब ये ग्राफ ऐसा बनेगा, है ना, जिसमें ये वाला पार्ट वर्क फंक्शन अपॉन ई रहेगा। याद रखना, वर्क फंक्शन अपॉन ई कब वी एस रहा तो, और अगर के ई मैक्स रहा यहाँ पे तो सिर्फ वर्क फंक्शन है वो। गलती मत करना, समझो बारीकी से। अगर यहाँ के ई मैक्स है, यहाँ क्या है के ई मैक्स, तुम खुद देखो ना के ई मैक्स की इक्वेशन क्या आ रही, एच नू माइनस 50 आ रही ना, है ना, तब इसका नेगेटिव इंटरसेप्ट क्या आ रहा 50। तो अगर y एक्सिस पे के ई मैक्स है, x एक्सिस पे नू है ना, तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे सिर्फ 50 मिल रहा। मगर यहाँ मैंने के ई मैक्स को पहले e इंटू वी एस में कन्वर्ट किया, e को उधर ट्रांसफ़र किया, अब जाके वी एस आया, तो वी एस है तो यहाँ पर क्या है फाइंड आउट अपॉन ई। ये दे सकता है तुमको भैया, ये ग्राफ बना के बोलेगा भाई बताओ ये क्या इंडिकेट करता करके, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो भाई ये पूरा डिटेल में बारीकी सी बाल्की खाल निकाल के पढ़ो अच्छे से। तो हम लोग ने क्या देखा भैया कि ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है वर्क फंक्शन पर यूनिट चार्ज का एक पार्ट आ रहा है, और इस ग्राफ का जो स्लोप रहेगा, स्लोप ऑफ द ग्राफ कैन बी गिवन एज एच अपॉन ई, सॉरी एच अपॉन ई, है ना। अब देखो कैसा है कि अपने को चार्ज की तो वैल्यू मालूम रहती, तो अगर मैं चार्ज की वैल्यू से डिवाइड करूँ, स्लोप ऑफ द ग्राफ लूँ, ई की वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करूँ, तो आपको क्या मिल जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट, एच की वैल्यू मिल सकती 6.63 इंटू 10⁻⁻34 JS, ये मिल सकता है आपको। आई बात समझ में? ठीक है। अब एक चीज़ है जो नोट के फॉर्म में मैंने नोट्स में दिया है, नोट के फॉर्म में, तो आप सुन लो बस, ऐसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, मगर ठीक है, बात मालूम होना चाहिए। देखो तकरीबन 10 साल तक 1906 से लेकर 1916 तक मिलिकन साहब ने ढेरों एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, ये प्रूव करने के लिए कि आइंस्टाइन साहब जो भी बोल रहे हैं वो गलत है ना। ढेरों साल तक की वो कोशिश करते गए, है ना, कि भैया कि नहीं वो जो आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला गलत है, वो मुझे मिलना चाहिए, ऐसा नहीं मुझे मिलना चाहिए था। उनका सिर्फ इतना कहना था कि जो आइंस्टाइन ने कहा है वो कॉन्सेप्ट गलत है ना। तो भाई ये चीज़ को प्रूव करने के लिए उन्हें कई सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। उन्होंने सोडियम का इस्तेमाल करके, सोडियम के इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करके एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, फिर यही स्लोप व्लोप बना के उन्होंने कैलकुलेट किया। एट लास्ट उनकी जो एच की जो वैल्यू आ रही थी वो आई थी 6.626 इंटू 10⁻⁻34 JS जूल सेकेंड। मगर घुमा फिरा के उसकी वैल्यू कितनी आ रही थी 6.63 इंटू 10⁻, वो वही 6 वैल्यू, अपन उसको अप्रॉक्सीमेट 6.63 बोलते हैं, इंटू 10⁻⁻34 JS। मतलब इससे क्या साबित हुआ कि भैया आइंस्टाइन जो बोल रहे थे वो सही। तो आखिरकार 10 सालों प्रैक्टिस इतना होने के बाद, इतना देखने के बाद, आखिरकार मिलिगन साहब जिनकी काफ़ी इज्जत थी, है ना, साइंस के वर्ल्ड में, उन्होंने बोले नहीं भाई अब मैं भी हार मानता हूँ, आइंस्टाइन ने जो बोला ये बिल्कुल सही बोला। तो वो उन्होंने 10 साल कोशिश किए डिसअप्रूव करने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को, है ना। 10 साल तक स्टडी करने के बाद आखिरकार उन्होंने माना नहीं, जो वो बोल रहा है आइंस्टाइन साहब जो भी बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आई बात समझ में? तो ये इस तरह से हमने स्टडी किया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अगर आपको नोट करना है बोर्ड पे जैसा दिया हुआ है तो नोट कर लो जो कुछ उसके बारे में। मैं अब आगे इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। The work function of cesium is 2.14 electron volt. When light of frequency 16 to 10⁻14 Hz is incident on the metal surface. चलिए पहले तो मैं गिवन क्वांटिटीज लिख देता हूँ। .14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ, NCERT 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जो मैं अभी मल्टीप्लाई नहीं करता कि क्या भरोसा आगे जाके कुछ कैंसलेशन वाले चांसेस हो। तो भाई ठीक है, ये आपका वर्क फंक्शन। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितना है 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज।
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन के ई मैक्स, स्टॉपिंग पोटेंशियल और मैक्सिमम स्पीड। ये चीज़ें आपसे पूछी, बेटा इधर ध्यान दो बेटा, ये 3 चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। नू है, फाई ज़ीरो है ना। सिंपल सी बात है कि ई मैक्स इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाई ज़ीरो। ओके, एच कितना है आपका 6.63 इंटू 10⁻⁻34। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10⁻14 और वर्क फंक्शन कितना है आपका 2.14। आयशा वो उसका क्या था h/e का वैल्यू याद है? h/e 2 इंटू, आई थिंक, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, अभी देख लेते अपन। 6.63 डिवाइडेड बाय 1.6, नहीं ये 4.14 आ रहा है, कुछ और चीज़ की वैल्यू थी, HC की वैल्यू है वो, बराबर HC की वैल्यू है। यह था 4.14 करके आता है 10⁻⁻। देखो एक रफली इधर बताता हूँ मैं, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 h/e की वैल्यू बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 6.63 डिवाइडेड बाय 1.6 ये होता है 4.14 और 34 में से 19 गया, कितने बचेंगे? 15 10⁻⁻15 है ना, 10⁻⁻15। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ बेटा आपको, ये चीज़ याद रखो, 4.14 इंटू 10⁻⁻15 ये याद रखो। h/ लिख के रखो कहीं साइड में, h/e की वैल्यू 4.14 इंटू 10⁻⁻15, 4.14 इंटू 10⁻⁻15 h/e की वैल्यू। क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपको आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा जाएगा। आंसर काहे में पूछा जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में पूछा जाएगा। तो एक तो तुम क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू को जूल में कन्वर्ट करे, पूरा आंसर जूल में सॉल्व करो, फिर बाद में उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो, ये एक प्रोसीजर है। या पहले के पहले यहाँ पर देखो, ये देखो अपने को मालूम है कि सब कुछ क्या होता है, ये जो एडेड और सब्ट्रैक्टेड टर्म है वो कौन से रहते, सेम ही रहते। अगर ये एनर्जी है, ये एनर्जी है, तो ये भी एनर्जी है ना। अब ये 50 वर्क फंक्शन एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब इसकी वैल्यू कायम है बेटा 2.14 कायम है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के तहत अब इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए। अगर तुम ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख रहे हो तो इसको भी वैल्यू को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए। मगर मैं h की वैल्यू डालूंगा, नू की वैल्यू डालूंगा ना SI सिस्टम में, ये मुझे आंसर जूल में देंगे। ये आंसर काय में देंगे मुझको? जूल। बात समझ रहे कि बेटा आप, ये आंसर्स आपको काय में देंगे? जूल में। और वहीं अगर मैं इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यानी ई की वैल्यू से मैं क्या कर दूँ, उसको डिवाइड कर दूँ, तो अब वो आंसर मेरे को काय में आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। बात समझ में आया क्या? कि अब ये देखो अगली बार क्या करना है अपने को, इतना थोड़ी लिखते बढ़ेंगे अपन, डायरेक्ट मैं h की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखूंगा, h/e की वैल्यू। जैसे h की जो वैल्यू जूल सेकंड में होती है, मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हिसाब से लिखूंगा। तो भैया ये हो जाएगा 4.14 इंटू 15 ना, -15 इंटू 6 इंटू 10⁻14 -2.14। अब 4.14 को मल्टीप्लाई करो 6 से, 24.84 इंटू 10⁻⁻1 to -2.14 यानी 2.484 -2.14। ज़रा बताइए कितना रहा? 1.34, हाँ 0.34। तो ये हो जाएगा 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आया समझ में? ये आंसर जो अपना आया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया। अब ऐसा है कि 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर मैं बोलूँगा भैया इसको ज़रा जूल्स में कन्वर्ट करके बताओ तो 0.544, वो क्या आ जाएगा 0.544 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, या 5.44 इंटू 10⁻⁻20 जूल्स। आप ऐसा लिख सकते हैं। मैंने क्या करा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट किया। आई बात समझ में आपको? तो खैर ये तो था आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आया तुम्हारे पास। अब अपने को और भी चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो पहली चीज़ आई अभी अपने पास, स्टॉपिंग पोटेंशियल। यह आसान है, स्टॉपिंग पोटेंशियल आसान है। देखो कैसे है ना, कि ई मैक्स E इक्वल्स टू E इंटू वी एस। वी एस इज इक्वल्स टू के ई मैक्स अपॉन E। के ई मैक्स की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी थी? 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन E। E और E क्या हो गया? कैंसर। 0.34 वोल्ट है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप वैल्यू डालोगे तो E की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, है ना। जीरो, ये हो जाएगा 0.34 वोल्ट। अब तीसरा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो देखो भैया वी एस इज इक्वल्स टू के ई मैक्स अपॉन E। तो भाई के ई मैक्स कितना आ रहा आपका? जीरो, स्पीड निकालना है, सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल तो निकाल चुके हो तो बोले स्पीड, हाँ। तो के ई मैक्स इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर मैक्स या वी इज मैक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2k अपॉन m। वी मैक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2k अपॉन m। अंडर रूट ऑफ ट्वाइस k कितना है भैया? जूल में बताना, जूल में 0.54 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और मास कितना है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31। करो भाई कैलकुलेट, कितना फाइनल बोल रहे आप? देखते हैं 1.08 डिवाइडेड बाय 9.1 0.1186, यानी कि 0.12 बोल सकता हूँ मैं। नहीं, सिर्फ डिवाइड किया मैंने। तो 0.1186 यानी जिसको 0.12 बोल सकता, तो स्क्वायर रूट ऑफ 0.12 ये हो रहा 0.34, है ना, ये स्क्वायर रूट में। अच्छा 31 माइनस 19 कितना होता? 12, और उसका रूट लेंगे तो 10⁻6, तो 10⁻6 यानी कि मैं यहाँ लिख सकता 3.4 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये हो गया वी मैक्स, 3.4 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। एक बार इसका आंसर चेक कर लेता है यार, मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है ये बात को लेकर, कुछ गलत ना आ जाए इसके अंदर। नहीं, ये पूरा कैलकुलेशन चेक करना पड़ेगा ना।
11.2 11.2 का आंसर क्या था? पहला 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है, सही है। 344 किलोमीटर पर सेकंड, सही है। चलो भाई, अल्लाह करम है, नहीं तो बोले अगर पहले ही गड़बड़ हो गया तो आगे और भी ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अगला फिर से एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन। पहला भी एनसीईआरटी का था, ये भी एनसीईआरटी का है। स्टेट बोर्ड में तुमको होमवर्क देने वाला बहुत सारे। यस सर बोल तो रहा है, यस सर करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह तो चाहता ही है। देखो इधर, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर a certain metal is 3.3 into 10 raised to power 14 hertz. First off, if light of frequency 8.2 into 10 raised to power 14 hertz is incident on metal comma predict the cut off voltage of photoelectric emission, cutoff voltage of photoelectric emission, full stop. आ गया आयशा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, आसान क्वेश्चन है बहुत। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज नू 0 इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 14 हर्ट्ज। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है आपको? 8.2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 14 हर्ट्ज। कट ऑफ वोल्टेज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, स्टॉपिंग वोल्टेज यानी कि कट ऑफ वोल्टेज पूछा गया। सिंस EVS इज इक्वल्स टू H न्यू माइनस न्यू ज़ीरो, है ना, हमारे पास ये फॉर्मूला है। चलो ट्राई करो, तो आप सॉल्व करो। चलो आप करो। दो लोगों ने आंसर्स बता दिए अभी, देखो चेक करेंगे उनके आंसर सही है क्या। 2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर, सॉरी जोर से बोला फरजान, 10 का पावर समथिंग आ रहा है क्या? चलो देखते हैं। VS निकालना है, H/E नू माइनस नू ज़ीरो, तो 8.2 इंटू 3.3, सॉरी नॉट इंटू, माइनस 10 रेज़्ड टू पावर 14। H/E की वैल्यू मैंने आपको पहले बता के रखा है, 4.14 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 15। कितना हो रहा है ये? 4.9। तुमने उसका अप्रोक्स में 5 लिए थे क्या? अरे हाँ यही तो बोलूँ मैं। हाँ अब ये कितना आ रहा फिर? $4.14 मल्टीप्लाई बाय
4.9 20.286 2.0286 वोल्ट या अप्रॉक्सीमेशन में 2 वोल्ट. वेरी गुड बोथ ऑफ यू. चलिए अगला क्वेश्चन. ये भी एनसीईआरटी का ही है. द वर्क फंक्शन फॉर अ certain metal is 4.2 electron volt. Full stop. Will the metal give photoelectric emission? Will the metal give photoelectric emission for incident radiation of wavelength 330 nanometers? बातों में रहे तू बस. वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है? 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, बाद में डाल देंगे यार. द मेटल गिव फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ द वर्क फंक्शन फॉर सर्टेन मेटल इज 4.2 इलेक्ट्रॉन. विल द मेटल गिव फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फॉर द इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ. अच्छा ठीक है, उसका जो वेवलेंथ इंसिडेंट है वो 330 नैनोमीटर्स का है. आपसे ये पूछ रहा है क्या इस वेवलेंथ से आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा या नहीं होगा. अपने को उसके लिए सबसे पहले थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना पड़ेगा. और याद है मैंने क्या कहा था कि आपका जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए और वेवलेंथ इंसिडेंट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होना चाहिए फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. अब अपने को इंसिडेंट वेवलेंथ है, अपने को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ देखना है अपने को. तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? φ0 इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्बडा 0 और लैम्बडा 0 इज इक्वल टू hc अपॉन φ0. हाँ, अब पता लगाओ. पहले तो सबसे पहले hc कितना होगा? 6.63 मल्टीप्लाई बाय 3, ये होता है 19.89. hc की जो वैल्यू होती है ये होती है 19.89. अच्छा, h के अंदर कितना आता है? 10⁻⁻34 और c में क्या होता है? 10 का पावर 8. तो -34 + 8 कितना हो जाएगा? -26. 10⁻⁻26. ठीक है. और देखो φ0 की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, उसे करना पड़ेगा काय में कन्वर्ट? 1.6 × 10⁻⁻19.
ठीक है, और मैं यहाँ देखूँगा 19.89 डिवाइडेड बाय 1.6, ये होता है 12.43। अब एक मैं शॉर्ट इधर ध्यान दो, इधर HC की जो वैल्यू है वो याद रखो, अप्रॉक्सीमेशन में 20 इंटू 10 का पावर -26 या 2 इंटू 10 टू पावर -25 होती है। HC की वैल्यू 2 इंटू 10 टू पावर -25 या 20 इंटू 10 टू पावर -26। अब भाई ध्यान दो सब लोग, किसकी वैल्यू बोला मैंने? HC की वैल्यू क्या होना चाहिए? 20 इंटू 10 टू पावर -26 या 2 इंटू 10 टू पावर -25। ओके, अब HC अपॉन E भी देख लो, ये आना चाहिए अराउंड अप्रॉक्सीमेशन में 12.43। अब देख ये कितना है? -25, 25 में से 19 गया, कितना बचा? कितना? 6, तो -6, तो 12.43 इंटू 10 टू पावर -6 HC अपॉन E की वैल्यू। ये 3 वैल्यूज़ याद रखना, 3 वैल्यूज़ आपको याद रखना है। एक तो क्या वो अपन ने बताए थे पहले, H अपॉन E की 4.14 इंटू 10 टू पावर -15, HC की 20 इंटू 10 टू पावर -26 या 2 इंटू 10 टू पावर -25, HC अपॉन E 12.43 इंटू 10 टू पावर -6। ये 3 वैल्यूज़ याद रखना, लिख कर रखो कहीं पे भी, और उसको बार बार आज जाके रट्टा मारते रहना, बार बार। एक दिन में नहीं होगा, वो याद नहीं रहेगा, बार बार इसको यूज़ करते रहना। क्योंकि अगर सपोज करो मेरे पास HC अपॉन E की वैल्यू होता ना, मैं डायरेक्ट HC अपॉन E की वैल्यू को 4.2 से डिवाइड करता था, है ना। क्योंकि देखो ये कैलकुलेशन में क्या आएगा, पूरा ये आएगा अपना 12.43 इंटू 10 टू पावर -6 डिवाइडेड बाय ये आएगा आपका 4.2, है ना। तो मैं डायरेक्टली 12.43 का थोड़ा बहुत होगा 12.44 आ जाएगा, कोई बोलेगा 12.45, क्योंकि अपन ने थोड़ा अप्रोक्सीमेशन में करे, तो भैया ये आएगा 4.2। डायरेक्ट HC अपॉन, अब डायरेक्ट वर्क फंक्शन निकाल लिया अपन, तो ऑलरेडी दिया ना वर्क फंक्शन। तो अच्छा, आप सिर्फ बोल रहे कि अपन सिर्फ HC अपॉन लैम्डा निकालेंगे। एक मिनट देखते हैं, पहले ही कर लेते हैं अपन ना। हाँ चलो, ये क्या रहा फिर? 12.43 डिवाइडेड बाय 4.2, 2.95 यानी कि 3 अराउंड, है ना। अप्रोक्सीमेशन में 3 इंटू 10 टू पावर -6 मीटर यानी 3 माइक्रोमीटर। अच्छा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम है कि ज़्यादा है? ये तुमको यही समझ में नहीं आ रहा ज़्यादा है कि कम है। अरे नैनो बड़ा होगा कि छोटा होगा? माइक्रो से छोटा होगा ना, मतलब इंसिडेंट वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम है, हेंस द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस। यूं क्या को नहीं क्यों बोल रहा था? नहीं होगा? अबे होगा, वेवलेंथ कम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होना चाहिए थ्रेशोल्ड से। ये कंफ्यूजन को दूर करो भैया, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन उल्टा है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन उल्टा है। तो जब आप थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करते हो तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है। तो भैया आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम की, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम की लाइट इंसिडेंट करना पड़ेगा, तब जाके या रेडिएशन इंसिडेंट करना पड़ेगा, तब जाके होगा क्या? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो आपका इंसिडेंट रेडिएशन क्या है? 330 नैनोमीटर। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना है? माइक्रोमीटर। ऑफ कोर्स भैया ये क्या है? कम है, और ये क्या है? ज़्यादा है। तो भैया हाँ भाई, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? कौन सा वाला? ए रुक जाओ रे भाई, -26, हाँ ये -7 आएगा, -7 12 नहीं तो ये 3 पॉइंट ही आएगा ना। एक मिनट, अच्छा ये हंड्रेड्स में है ना, मैंने इसमें फोकस ही नहीं किया हंड्रेड्स में। भाई भारी गलती हो गई, 3 इंटू 10 पावर -7 नहीं, एक्यूरेट लेना पड़ेगा, मामूली सा फ़र्क है, एक्यूरेट लेना पड़ेगा। उसके अंदर आ रहा जो 2.959 आ रहा अभी वैसे भी,
अच्छा ठीक है ना, 3 भी चलता है इसमें। 3 इंटू 10⁻⁻⁷, तो 300 इंटू 10⁻⁻⁹, यानी कि 300 नैनोमीटर्स। मैंने ये देखा ही नहीं साला कि ये हंड्रेड्स किस में है। तो अब यहाँ पर लैम्बडा इज ग्रेटर देन लैम्बडा, नहीं होगा रे भाई, नहीं होगा, नहीं, उल्टा हो गया। नो फोटो इलेक्ट्रिक, आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, मैं यही तो बोल रहा था बोल, मैं यही तो बोल रहा था बोल, नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस। जो लोग बड़बड़ कर रहे हैं उनका हो गया क्या? तो फिर अगला क्वेश्चन लिखो फिर। सही है अपना, सही। हाँ एक मिनट इधर इनको खामोश करने के लिए मैं ज़रा क्वेश्चन लिख देता, फिर डिस्कस करते हैं। नहीं तो क्या है, नालायक लोग खाली बैठे रहते ना, खाली दिमाग शैतान का घर, चालू रहता बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़। औरतें है ना, उनको जमता नहीं खाली बैठना, ऐसा बातें करना जरूरी है थी। चलो ये क्वेश्चन देखो, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 7.21 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज is incident on a metal surface, is incident on a metal surface, full stop. Electrons with a maximum speed of 6.0 into 10⁵ meter per second are ejected from the surface, are ejected from the surface, full stop. What is threshold frequency for photo emission of electrons? चलो करो कैलकुलेट। एक मिनट सर, हाँ जी अब बोलिए। एच सी अपॉन ली, एच सी अपॉन ये फाइव क्या है? तो नहीं फाइव क्या है? वर्क फंक्शन दूसरा वाला, वो जस्ट एक एनर्जी बोल सकते हैं आप उसको, तो फाइव मत बोलो ना, ई कर डालो उसको। एनर्जी ऑफ फोटोन है वो, एच सी बाय लैम्बडा। ई निकाले, हाँ वर्क फंक्शन से कम आया, हाँ ये भी चलेगा, हाँ चलेगा 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 चलेगा, ये भी चलेगा। ये मेथड भी सही है। इन्होंने एक चीज़ निकाली जो अपने, उन्होंने फोटोन की एनर्जी निकाली है, एच सी बाय लैम्बडा का इस्तेमाल किए, लैम्बडा दिया है ना, तो उन्होंने फोटोन की एनर्जी निकाले। और अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन की वैल्यू से कम आ रही है अगर, तो एमिशन नहीं होगा, है ना। जैसे कि अपन ने क्या करे, वेवलेंथ को कैलकुलेट करके देखे ना, इन्होंने क्या किया, एच सी बाय लैम्बडा करके फोटोन की एनर्जी निकाला, लैम्बडा दिया हुआ था ना, और फोटोन की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करके देखे, और उन्होंने ये देखा कि उसकी जो वैल्यू आ रही है आपके वर्क फंक्शन से कम आ रही है। दैट्स वाई वहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। अच्छा तरीका था ये भी।
नेक्स्ट 4.72 10 पावर। चलो देखते हैं। तो पहला जवाब जो आया है अभी फरजान की तरफ से, देखते हैं कि ये सही है कि नहीं। लाइट फ्रीक्वेंसी 7.21 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस। इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम स्पीड 6.0 इंटू 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड are ejected from the surface. What is the threshold frequency? अच्छा ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, हाफ ऑफ mv स्क्वायर मैक्स h न्यू माइनस h न्यू ज़ीरो। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, या फिर जिसको आप कहेंगे h न्यू माइनस न्यू ज़ीरो। अब न्यू माइनस न्यू ज़ीरो इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर मैक्स अपॉन h। therefore न्यू इक्वल्स टू, नहीं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए ना आपको, therefore न्यू ज़ीरो इज इक्वल्स टू न्यू माइनस हाफ ऑफ mv स्क्वायर मैक्स अपॉन h। दैट इज, एक काम करता ना, मैं सबसे पहले सेपरेटली हाफ ऑफ mv स्क्वायर मैक्स अपॉन h की वैल्यू अलग से कैलकुलेट कर लेते अपन। तो हाफ ऑफ mv स्क्वायर मैक्स अपॉन h, तो मास कितना है, इलेक्ट्रॉन का मास रहेगा 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 है ना। यहाँ पर कोई एमिट होता है, इलेक्ट्रॉन एमिट होता है ना, उसका मास, और उसकी वेलोसिटी कितनी है 6, उसका स्क्वायर 36 इंटू 10 पावर 10 अपॉन 2 इंटू 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 34। अब देखो यहाँ पे अब यहाँ पे 9.1 मल्टीप्लाई बाय 1.8 डिवाइडेड बाय 6.63, ये आ रहा है 2.47 और माइनस 31 प्लस 10 कितना हो जाएगा, माइनस 21, माइनस 21 प्लस 34 कितना हो जाएगा 13, 10 का पावर 13, तो ये हो जाएगा 10 का पावर 13। और अगर सपोज करो ये हो गया आपका हाफ ऑफ mv स्क्वायर मैक्स की वैल्यू, देयरफॉर न्यू ज़ीरो इज इक्वल्स टू इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या है 7.21 इंटू 10 पावर 14, 2.47 इंटू 10 पावर 13। एक ज़ीरो का फ़र्क आ रहा ना पावर में, 4 नहीं, वो तो एडजस्ट करके आ जाता ना, वैसे ऊपर बोल रहे तुम, ये फिर से देखे तो मैंने क्या करा फिर गड़बड़, 9.1 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 6.63, 24.7। अरे हाँ, ये शायद से मैंने 1.8 किया था 18 को, तो 24.7 यानी कि 2.47 कर रहा तो मैं 10 का पावर 14 आ जा रहा। यस करेक्ट। तो कितना आया था 7.21 माइनस 2.47, 4.74, तुम्हारा भी यही चाहा था 4.74 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज। गुड, वेरी गुड। चलिए अब अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के थे,
मगर एक अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वो स्टेट बोर्ड का है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन स्टेट बोर्ड का है। ये सब के सब कहाँ के थे? एनसीईआरटी के थे। और ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉर द stopping potential by varying the incident frequency were plotted. Full stop. The slope of linear curve was found to be approximately 4.1 into 10 raised to power minus 15 volts second. Given that charge of electron is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. Given that charge of electron is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. Calculate the value of Planck's constant. Calculate the value of Planck's constant. ये तुमको स्टेट बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, जिसमें ईच स्टेप आपको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा. Observation from an experiment on photoelectric effect for the stopping potential by varying the incident frequency was plotted as. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का एक ग्राफ बनाया गया और उसमें ये पाया गया कि भैया स्लोप जो है वो 4.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 VS होता है. ज़रा बता सकते हैं काई की वैल्यू है? हाँ, 5/E. हाँ नहीं 5/E की नहीं है वैल्यू, स्लोप की h/E. अरे ये अपने याद है ना, 4.14 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 अप्रॉक्सीमेशन में लिखे थे अपन ने, है ना. ये h/E की वैल्यू है बेटा. तो इसने पूछा है कि पता लगाओ कि भैया आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आएगा. अपन उस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉरी प्लैंक्स कांस्टेंट, तो क्या फॉर्मूला था वो? Vs इज इक्वल्स टू h नू अपॉन E माइनस φ0. ये था ना फॉर्मूला अपना, φ0 अपॉन E. चलो φ0 अपॉन E ये वैल्यू था अपने पास. अब चलो देखो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? अच्छा डायरेक्ट h/E दिया हुआ है आपको. तो असल में क्या है, उसने ग्राफ की मदद से पहले तो उसने बोला कि भाई आप वो पता लगाओ कि क्या रहेगा, है ना. तो मुझे ये बोलना पड़ेगा ऐसा, देखो भाई एक मिनट, जो ग्राफ रहेगा आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, वो कुछ इस तरह से होता है. ओके, ये इंटरसेप्ट कितना होता है?
अपना कितना होता है ये h बाई ई, नहीं क्या होता है सॉरी, फाई नॉट अपॉन ई, और ये जो स्लोप होता है वो h बाई ई है ना। तो मैं यहाँ लिखूँगा, देखो मैं बता रहा हूँ ये वाला जो है स्टेट बोर्ड के हिसाब से, नीट में इतना कोई चांसेस क्वेश्चन आ सकते हैं डिफरेंट फॉर्मेट में कुछ, मगर ये नहीं आएगा। तो स्लोप ऑफ Vs वर्सेस न्यू ग्राफ इज h अपॉन ई, देयरफॉर h अपॉन ई इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ आपको 4.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -15। ओके, तो h इज इक्वल्स टू 4.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -15 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19। ज़रा 4.1 को कितना रहा 6.56 इंटू 10 रेज़ टू पावर -34 जूल्स। अब भाई बोर्ड वालों का ध्यान दो, तुम्हारा यही चाहना चाहिए, तुम 6.63 मत लिख देना। तुम बोले मेरे को तो याद है 6.63, ऐसा मत कर देना, ठीक है। अब बाकी के क्वेश्चंस मैं एज अ होमवर्क डालने वाला हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगा ग्रुप पे। मैं उम्मीद करता हूँ आप उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और जो नहीं जमा उसमें से पूछो मेरे से।